Dear children, today we are going to learn chapter 5 in geography entitled Natural Vegetation and Wildlife. Let us understand that India is a vast country having different types of bioforms and is ranked the 12th mega biodiversity country in the world. भारतवर्ष में we find many plant species. कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स के कितने स्पेसीज़ हैं, बड़े बड़े रिच वैरायटी ऑफ फिश हैं उनके फ्रेश और मरीन वाटर्स में। और इतना ही नहीं, आप इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन है क्या, पहले इसे समझ लें। एक्चुअली ये एक प्लांट कम्युनिटी है जो नेचुरली ग्रो करती है विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी दिस नेचुरल प्लांट कम्युनिटी को हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा टर्म है जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। और जो स्पेसीज ऑफ एनिमल्स होते हैं इसको हम फौना कहते हैं। तो ये जो ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम है, इसके क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल इस ह्यूज किंगडम को एग्जिबिट करने के लिए, तो हम अब विस्तार से इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझें रिलीफ फीचर्स क्या है। सबसे पहली बात आती है लैंड की। लैंड अफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। क्या कारण है? जो फर्टाइल लेवल है वो जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चरल होता है। देखिए, आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को आप सिर्फ फर्टाइल लैंड में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अंडुलेटिंग एंड रफ टेराइन है वैसे एरियाज़ में जहाँ पर ग्रास लैंड है, वुडलैंड वहाँ डेवलप हो रहा है और वो वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लैंड पे दो कैटेगरी के लैंड की वजह से एक तरफ तो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ को सिक्योरिटी दे पाते हैं। चलिए अब हम सॉइल के बारे में समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो प्रोवाइड करती है एक बेसिक नीड को जहाँ पर कि वेजिटेशन किया जा सकता है। सैंडी सॉइल की बात करें तो डेजर्ट में ये पाए जाते हैं और ये कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को पैदा करते हैं। जब वो वेट हो जाता है, मार्शी हो जाता है, डेल्टाइक हो जाता है, तो उसमें मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन पैदा होते हैं। सॉइल जो हिल स्लोप्स पर होता है वहाँ कॉनिकल ट्रीज पैदा होते हैं। तो एक रिलीफ के तौर पर हम देखें लैंड और सॉइल को, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्लोरा एंड फौना को नर्चर करने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है, टेम्परेचर आती है, सनलाइट आता है, प्रेसिपिटेशन आता है। तो देखिए, आप टेम्परेचर का एक अर्थ होता है, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन स्पेशली टेम्परेचर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। उसके साथ उसकी ह्यूमिडिटी एयर में जो पाई जाती है या प्रेसिपिटेशन होती है या जो सॉइल का कंडीशन होता है वो बदलता चलता है। जो टेम्परेचर में फॉल होता है तो उससे वेजिटेशन भी अफेक्ट होते हैं। जब आप फोटो पीरियड की बात करें तो सनलाइट, जिसे आप नॉर्मल स्टेटमेंट में सनलाइट के नाम से जानते हैं, ये जो वेरिएशन है इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस वो बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड होता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। इसकी वजह से सीज़न भी चेंज होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट भी चेंज होता है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जहाँ होती है वहाँ पर ट्री फास्टर ग्रो करते हैं। तो सनलाइट का भी एक बड़ा प्रभाव होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को बदलने के लिए, जिससे कि हमारे वेजिटेशन पर एक प्रभाव पड़ता है। प्रेसिपिटेशन का क्या अर्थ होता है? वैसे एरिया जहाँ हेवी रेनफॉल होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वेजिटेशन काफ़ी डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो इस प्रकार वेजिटेशन को अफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो बहुत
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चलें हम देखें कि कितने प्रकार के वेजिटेशंस इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में जो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा मॉन्टेन फॉरेस्ट, पांचवा मैंग्रोव फॉरेस्ट। जरा अब इसे हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या? ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और जैसे कि आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार में या अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट का जो बेसिक फीचर्स है वो क्या है कि ये ग्रो करते हैं उन एरियाज़ में अच्छे तरीके से जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है और थोड़ा सा शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। जो ट्रीज़ ऐसे फॉरेस्ट में होते हैं वो लंबी ऊंचाई वाले होते हैं और कभी कभी तो ये 60 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं। इट हैज़ द वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, इसमें ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं और इसीलिए इसे हम मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के तौर पर देखते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं दे अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि ये इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनका हम प्रयोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लाइक एबोनी, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. These are the trees that are found. And finally हमें ये भी समझना है कि जो कॉमन एनिमल्स इस एरियाज़ में इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो एलिफेंट्स हैं, मंकीज़ हैं, लेमूर हैं, डियर हैं, जो एक बार फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आते हैं। अब जो दूसरा फॉरेस्ट है उसका नाम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट माना जाता है। इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी कहते हैं, इन्हें बुलाते हैं। अब इस प्रकार के जो मॉनसून फॉरेस्ट हैं दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन हैविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये अपने लीव्स को शेड करते हैं यहाँ के ट्रीज अबाउट 6 to 8 वीक्स इन द ड्राई समर। और ऐसे फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनमें लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है। ऐसे फॉरेस्ट फर्दर डिवाइड होते हैं जो मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर होता है। वहाँ पर टीक जैसे बहुत ही डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ द फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बैम्बूज होते हैं, साल होता है, शीशम होता है, सैंडलवुड होता है, खैर, कुसुम, अर्जुन के पेड़ होते हैं, मलबरी पैदा होते हैं। ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में जब आप जाते हैं तो वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर है। यहाँ ओपन स्ट्रेचेस होते हैं ज़्यादा, जहाँ टीक, साल, पीपल और नीम जैसे पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अब तीसरा फॉरेस्ट जिसके बारे में अभी हम जानेंगे वो है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये नेचुरल वेजिटेशन consists of thorny trees and bushes in such forests, and this type of vegetation जो है is found in the northwestern part of the country. इसमें सेमी एरिड एरियाज गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। इन जगह पर थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं दे आर बेसिकली स्कैटर्ड और इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं जो पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मॉइस्चर को पाने के लिए बहुत डीप पेनिट्रेशन होते हैं इनके रूट्स के। दूसरा, इनके जो स्टेम्स होते हैं दे आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रीज, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवेपोरेशन। नंबर 4, अकासियाज, पाम ट्री, इफोर्बियास एंड कैक्टी are the main plant species found in that. जो कॉमन एनिमल्स हैं इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले उनमें रैट्स हैं, माइस हैं, रैबिट्स पाए जाते हैं, फॉक्स, वुल्व्स पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस, वाइल्ड एसेस, हॉर्सेस, टू सम एक्सटेंट कैमल्स, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में पाए जाते हैं।
आप माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, उनमें वैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं विच आर फाउंड इन द माउंटेन्स, इसीलिए इन्हें हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं? यहाँ द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जो बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स पे पाए जाते हैं। सेकेंड फीचर क्या है ऐसे फॉरेस्ट का? एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ये ग्रासलैंड्स होते हैं जो अल्पाइन वेजिटेशन को पैदा करते हैं। ये जो तीसरा फैक्टर है इसमें, अल्पाइन ग्रासलैंड्स ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हायर एल्टीट्यूड्स पर होने की वजह से मॉसेस और लीचेंस ये टुंड्रा वेजिटेशंस के पार्ट के तौर पर फॉर्म हो जाते हैं। और कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो कश्मीर स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, यॉक पाए जाते हैं इधर, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स पाया जाता है, बेयर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स जैसे एनिमल्स। अब इनके नाम जो मैंने अभी लिए हैं, जब आप इन्हें सर्च करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दीज एनिमल्स मोर इन डिटेल्स। आप गूगल सर्च करें और देखने की कोशिश करें कि ये एनिमल्स कैसे दिखते हैं और इनका क्या काम है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर बढ़े हम तो देखते हैं हम कि मैंग्रोव्स में जो ट्रीज होते हैं दैट लिव अलोंग ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स एंड दे आर रूटेड इन सॉल्टी सेडिमेंट्स। कई बार ये अंडर वाटर भी पाए जाते हैं। अब इनके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, mud and silt get accumulated on such coasts. Number 2, dense mangroves are the common varieties with roots of the plants submerged underwater. Number 3, Sundari trees are found in Ganga Brahmaputra delta and these trees provide hard timber. बहुत प्रयोग होता है इन timbers का. Number 4, Royal Bengal tiger is a famous animal in these forests. तो अब तक तो हमने ये जो नेचुरल वेजिटेशन था, फॉरेस्ट था, उनके बारे में जाना, देखा कि इन एरियाज़ में कौन कौन से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, कैसे कैसे एनिमल्स ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब चलिए अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा देख लें। इंडिया बहुत ही रिच है अपने फाउना में और इसकी रिचनेस आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया में एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ आपको 1 हॉर्न रेनोसेरस भी मिल जाएगा असम और वेस्ट बंगाल में। रन ऑफ कच्छ में आप जाएंगे तो इट इज़ द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस। जहाँ आप थार डेजर्ट में जाएंगे तो ये कैमल्स के लिए हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट इंडियन लायन के लिए गिर की फॉरेस्ट है गुजरात में। टाइगर्स फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सुंदरबन और वेस्ट बंगाल में और हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। लद्दाख की जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड हैं वहाँ पर याक पाए जाते हैं, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स पाए जाते हैं, तिब्बतन एंटीलोप देखे जाते हैं, ब्लू शीप आप देखेंगे, वाइल्ड शीप देखेंगे और क्यांग जो एक तिब्बतन वाइल्ड एस होता है, एक अलग स्पेसीज़ होती है, वो इस रीजन में पाए जाते हैं। अगर आप रिवर्स में जाएं, लेक्स में जाएं, कोस्टल एरियाज़ में जाएं तो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल ये सब बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पिकॉक्स, फिजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, खूबसूरत चिड़िया, पिजन्स, ये सब ऐसे बर्ड्स हैं जो फॉरेस्ट और वेटलैंड्स जो हमारी कंट्री है वहाँ उनकी मतलब हैबिटेशन है। तो आप देखें कितना खूबसूरत फौना हमारे भारतवर्ष का है। अब आगे की ओर जब हम बढ़ें तो देखते हैं कि भाई बहुत सारे कॉज हैं, मेजर थ्रेट है हमारे फ्लोरा एंड फौना को। Every species has an important role in the ecosystem of India, इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। About 1300 plant species are endangered in our country and 20 species are extinct. इसका मेन कॉज क्या है? पहला तो हंटिंग हम करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, जिस पर जोर से मतलब प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। दूसरा, हम पॉल्यूशन इतना बढ़ा चुके हैं, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना जाता है जिससे मरीन लाइफ बहुत अफेक्टेड हो गई है। और तीसरा, हमने रैपिडली कट किया है फॉरेस्ट को अपने कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए। इसका बड़ा असर पड़ा है हमारे एनिमल्स के हैबिटेट पर।
गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है, अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। पहला, उन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया इंडिया में टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 10 out of these 18 have been included in the world network of biosphere reserves. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गवर्नमेंट ने, financial and technical assistance has been provided to many botanical gardens by the government since 1992. तीसरा, कई प्रोजेक्ट्स सामने आए जिसमें एनिमल प्रिजर्वेशन पर काम किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and many other eco-development projects have been introduced by the government of India. Or the fourth point is there 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of the natural heritage of our country. प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने ज्योग्राफी के इस चैप्टर 5 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। एंड आई एम श्योर दिस ऑडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन नर्चरिंग योर ओन सेल्फ स्टडीज एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी ट्यून्ड once again for more such audios on YouTube with DNA Education.